Hello everyone. Today I welcome you in the question answer session of the Wings of Courage. First, we will start with some glossary, that is some vocabulary, and then we'll see some questions which you all will answer. In fact, I'll discuss with you all. Okay. So let's start. So let's begin with vocabulary now. So what is equivalent? Equivalent means equal in value. मतलब जो चीज़ का वैल्यू इक्वल हो, ठीक है, उसे इक्विवेलेंट कहते हैं. एक्सेप्शनल इज नॉट टिपिकल, मतलब टिपिकल नहीं, मतलब एक्सेप्शनल, वेरी गुड, मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं ना, ही वॉज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, मतलब बहुत रेयर टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट, ठीक है. पोटेंट, पोटेंट मीन्स हैविंग ग्रेट पावर, मतलब बहुत पावर जिसके पास रहती है वो एक पोटेंट आदमी रहता है, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट पोटेंशियल. मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंटल मतलब ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो मॉन्यूमेंटल होता है. प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स वेरी डीप, मतलब बहुत डीप, मतलब हम लोग कभी बोलते हैं ना कि लाइक वेरी डीप, समझ जाओ आप. प्रोफाउंडेड बहुत बार यूज़ भी होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, इनफैक्ट या सेशंस में भी होता है. ओके. सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम मतलब रेंज. रेंज मतलब हम लोग कभी बोलते हैं ना कि मेरा मतलब अभी एक गन रहेगा, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इस बुलेट का रेंज 100 to 200 मीटर्स तक है, ठीक है, वो मतलब रेंज, मतलब लंबाई इन शॉर्ट. असाइडुअसली मीन्स वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स, मतलब क्या, बहुत हार्ड वर्क करना और अपना अटेंशन देना किसी भी डिटेल के अनुसार, ठीक है. टू से द लीस्ट मतलब टू शो वॉट यू आर डिस्क्राइबिंग इज इन फैक्ट मच मोर देन वॉट यू हैव सजेस्टेड, मतलब क्या कि आप जो डिस्क्राइब करते हो फैक्ट्स में वो ज़्यादा है किससे, जिससे आप सजेस्ट करते हो उससे, ठीक है. अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक मच, ये तो आपको पता होगा, मतलब जो ज़्यादा बोलता नहीं, वो मतलब सिर्फ काम की चीज़ें बोलेगा, काम की बातें बोलेगा, बाकी वो ज़्यादा बोलता नहीं है वो. कमेंडिंग मतलब ऑफिशियली प्रेजिंग. ऑफिशियली प्रेजिंग मतलब तारीफ़ करना, ऑफिशियली तारीफ़ करना किसी की, उसे कहते हैं ऑफिशियली प्रेजिंग, दैट इज़ कमेंडिंग सॉरी. देन स्क्वाड्रन. स्क्वाड्रन मतलब एन ऑपरेशनल यूनिट इन द एयरफोर्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more फ्लाइट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड द पर्सनल टू फ्लाई देम. तो स्क्वाड्रन मतलब क्या, ऑपरेशनल यूनिट, मतलब जो मिलिट्री यूनिट्स रहते हैं वो, जिसमें 2 फ्लाइट्स या एयरक्राफ्ट्स रहते हैं, ठीक है, बैटल के लिए यूज़ करते हैं ना वो. और पर्सनल टू फ्लाई देम मतलब वो जो फ्लाइट्स है वो उड़ाने के लिए किसी एक आदमी, उसे पर्सनल कहते हैं, वो जो पायलट इन शॉर्ट, ठीक है, वो जो उड़ाता है उसे पर्सनल कहते हैं. देन क्या है? फीट. फीट मतलब एन अचीवमेंट दैट रिक्वायर्स ग्रेट करेज, स्किल एंड स्ट्रेंथ. फीट मतलब एक प्रकार का अचीवमेंट रहता है वो, जिसके लिए बहुत धैर्य लगता है, करेज लगता है, स्किल्स लगते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस लगता है, और स्ट्रेंथ लगता है. स्ट्रेंथ मतलब ताकत लगती है, ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कमीशन. कमीशन मीन्स अ रोल गिवन टू अ पर्सन, मतलब एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना, किसी व्यक्ति को हम लोग देते हैं, किसी पर्सन को देते हैं, तो उसे कहते हैं कमीशन. देन इट इज़ बाईप्लेन. बाईप्लेन इज ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग 2 pairs ऑफ विंग्स प्लेस्ड वन अबव द अदर, मतलब पुराने टाइप का एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और आपको पता है कि हर एक एयरक्राफ्ट को विंग्स रहते हैं, बट यहाँ पे 2 pairs ऑफ विंग्स रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है. अ ब्रीफ स्टिंट मतलब अ शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क, मतलब एक छोटा स्पैन काम करने का, उसे ब्रीफ स्टिंट कहते हैं. देन कॉम्बैट. कॉम्बैट इज फाइटिंग बिटवीन आर्म फोर्सेस, मतलब जो आर्म फोर्सेस है उनके बीच की लड़ाई, दैट इज कॉम्बैट. देन फ्लाई पास्ट. फ्लाई पास्ट इज अ सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट पास्ट अ पर्सन और अ प्लेस, मतलब एक सेरेमोनियल फ्लाइट किसी पर्सन और प्लेस को जब वहाँ से गुजरती है उसे फ्लाई पास्ट कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट से जब, दिल्ली के रेड फोर्ट से जब ये कहता है, मतलब जब प्लेन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्लाई पास्ट कहते हैं, ठीक है, किसी प्लेस के ऊपर से वो गया ना इसलिए, या किसी आदमी के ऊपर से भी, जो आपको ठीक समझे. देन है कमांडेड. कमांडेड इज टू गिव एन ऑथोरिटेटिव ऑर्डर, ठीक है, हियर टू लीड
और हैव कंट्रोल ओवर द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मतलब कमांड करते ना एक प्रकार का हम लोग कि ये करो वो करो, और ये कमांड किसका रहता है, ज़्यादातर सोल्जर्स का रहता है। हम लोग घर पे कमांड करते वो नहीं, बट जो ऑर्डर्स देते हैं ना, ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं सोल्जर्स के लिए, ठीक है, आर्मी ऑफिशियल के या आर्मी चीफ के, तो उसे कमांडेड कहते हैं। तो व्हाट्स नेक्स्ट, एयर कमोडोर। एयर कमोडोर इज अ रैंक ऑफिसर इन द IAF अबव ग्रुप कैप्टन एंड बिलो एयर वाइस मार्शल। सो ये एक हाई रैंक ऑफिसर रहता है इंडियन एयरफोर्स में, जो ग्रुप कैप्टन के आगे वाले पोस्ट पे होता है और एयर वाइस मार्शल के नीचे वाले पोस्ट पे। टेन्योर इज टर्म ऑफ होल्डिंग एन ऑफिस, मतलब एक पर्टिकुलर स्पैन, जो पोस्ट पे आप रह सकते हो वो स्पैन इन शॉर्ट। फॉर एग्जांपल अभी प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्या है, 5 years, सो दैट इज़ टेन्योर, मतलब 5 साल तक आप प्राइम मिनिस्टर रह सकते हो, फिर आप फिर से चुनाव लड़ सकते हो, दैट इज़ टेन्योर, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पैन। एयर वाइस मार्शल इज अ हाई रैंक ऑफिसर इन IAF अबव एयर कमोडोर एंड बिलो एयर मार्शल। सो एयर वाइस मार्शल क्या है, इंडियन एयरफोर्स में एयर कमोडोर के आगे वाली पोस्ट और एयर मार्शल के नीचे वाली पोस्ट। एयर मार्शल क्या है, हाई रैंक ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स अबव एयर वाइस मार्शल के आगे वाली पोस्ट एंड एयर चीफ मार्शल के पहले वाली पोस्ट, मतलब नीचे वाली पोस्ट। नेक्स्ट, कॉन्टेम्पररी इज मॉडर्न मतलब आजकल के ज़माने का, ठीक है। AOC इन सी मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ये एक पोस्ट है इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, AOC इन चीफ। देन टू कोअर रेंज इज टू कोअर कंट्रोल, मतलब किसी चीज़ पे कंट्रोल होना, मतलब पूरा डोमिनेशन होना। गियरिंग अप इज गेटिंग रेडी, मतलब तैयार होना। फ्लाइंग करेंसी इज अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, सॉरी। सो फ्लाइंग करेंसी मतलब पूरे स्किल्स होना और एक्सपीरियंस होना एक एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए, ठीक है, जो ज़्यादातर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स में होता है वो, ओके। देन आता है लॉन्च्ड मतलब स्टार्टेड, बोलते हैं ना हम लोग कि इंडिया ने पहला रॉकेट लॉन्च किया है। सो बेसिकली क्या उसका मतलब होता है, स्टार्ट किया है। आर्मर्ड इज कवर्ड और प्रोटेक्टेड बाय आर्मर, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन या एक कवर आर्मर का। थ्रस्ट मतलब पुश करना। देन आता है कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस तो आपको पता है क्या है, ओके। देन इम्पोज्ड इज फोर्स्ड मतलब ज़बरदस्ती का। पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़, मैंने पहले ही कहा था इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स मतलब जो काम करते हैं इंडियन एयरफोर्स में। कॉन्फर्ड इज ग्रांटेड मतलब ग्रांट करना, कुछ तो देना। अस्ट्यूट इज शार्प एंड इंटेलिजेंट मतलब होशियार, शार्प। CAS इज चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये भी एक पोजीशन है इंडियन एयरफोर्स में। फॉरवर्ड बेसिस इज अ सिक्योर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग मिलिट्री पोजीशन, ठीक है, ये भी एक पोजीशन है कि मिलिट्री की पोजीशन है, ठीक है, फॉरवर्ड बेसिस। सो दिस इज एंड ऑफ वोकेबलरी. Now we'll move on question answer session. So what is the first question? What personality traits of Arjun Singh are mentioned here? मतलब अर्जन सिंह की पर्सनैलिटी के बारे में बताना है हमें यहाँ पे. So the answer is अर्जन सिंह was a man of few words. ये तो मैंने पहले ही बताया था कि वो बहुत कम बोलते थे. He was a man of few words मतलब काम की बातें ही बोलते थे ज़्यादा. He was a fearless pilot and had profound knowledge about air power which he had applied in a wider spectrum of areas. तो यहाँ पे क्या कहा है कि उनको बहुत डीप नॉलेज था, प्रोफाउंड नॉलेज था पूरे एयरफोर्स के बारे में, और उनके पास एयर पावर भी था और वो अप्लाई भी करते थे वाइड एरियाज़ में, मतलब बहुत स्ट्रेच करते थे वो सभी एरियाज़ में. दीज आर द पर्सनैलिटी ट्राइट्स मैंशनड हियर. तो यही उनके पर्सनैलिटी ट्राइट्स है जो यहाँ पे मेंशन किए हैं. वाई इज सिंह कंसिडर्ड एन एक्सेप्शनल पायलट. तो इधर क्या कहे कि अर्जन सिंह को एक्सेप्शनल पायलट क्यों कहा गया है, मतलब वाई इज़ ही एक्सेप्शनल मतलब दूसरों से बढ़कर क्यों है वो.
So Singh is considered an exceptional pilot because he had flown more than 60 different types of aircraft. क्यों कहा जाता है? बिकॉज उन्होंने 60 के ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ाए थे, ठीक है, मतलब 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट उड़ाए थे इनफैक्ट, मतलब एक ही टाइप के नहीं, तो 60 अलग अलग टाइप के उन्होंने एयरक्राफ्ट उड़ाए थे. तो बट ऑब्वियस आप ही सोचो कि ऐसा बंदा 60 एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है अलग अलग टाइप के, तो वो एक्सेप्शनली होगा ना. अभी फॉर एग्जांपल आप सोचो कि अगर आपको 10 अलग अलग लैंग्वेजेस भी आ रहे हैं तो भी आप एक्सेप्शनली हुए. उसमें फ्रेंच, जर्मन सब कुछ इंक्लूड अगर किया आपने, तो हम लोग यही बोलेंगे ना, ही इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट. बिकॉज हिंदी, मराठी, इंग्लिश तो सबको आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गुजराती एवरीवन नोज, बट फ्रेंच और जर्मन आना इज़ रियली एक्सेप्शनल. तो वैसे ही इनका था कि इन्होंने 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट उड़ाए थे, इसलिए ही वॉज एक्सेप्शनल. और वो भी बहुत कम एज में उड़ाए थे इन्होंने, ज़्यादा एज भी नहीं था तभी इनका. देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? वाई अकॉर्डिंग टू कपिल काक डज सिंह डिजर्व द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल? तो यहाँ पे क्या कहा है कि कपिल काक जी के अनुसार जो अर्जन सिंह है वो एयरफोर्स मार्शल का रैंक क्यों डिजर्व करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू कपिल काक, सिंह डिस्प्लेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप. तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस धरती पे 2 किस्म के लोग होते हैं. एक रहते हैं ऑर्डिनरी और एक रहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब स्मार्ट, मतलब एकदम हटके जो रहता है ना, उनके विचार भी थोड़े अपडेटेड रहते हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ. और ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू कपिल काक जी, उन्होंने क्या कहा कि जो अर्जन सिंह थे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर थे, उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, ठीक है. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन एयरफोर्स इज़ मॉन्यूमेंटल. उनका जो इंडियन एयरफोर्स के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन था वो मॉन्यूमेंटल था, मतलब बहुत ह्यूज था. सो मच सो दैट द IAF ग्रू विथ हिम. इतना था कि जो इंडियन एयरफोर्स था वो उनके हिसाब से ही ग्रू हुआ, उनके साथ ही ग्रो हुआ. बिसाइड्स ही वॉज एन एपिटम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप. तो इधर क्या कहा कि वो एक एपिटम थे, एक लीडर थे, ठीक है. उनके मतलब एक मिसाल थे, एक एग्जाम्पल थे मिलिट्री लीडरशिप का, ठीक है. देयरफॉर कपिल काक फील्स दैट सिंह डिजर्व द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल. सो इसलिए कपिल काक जी को लगते है कि जो अर्जन सिंह थे वो डिजर्व करते थे एयरफोर्स मार्शल का रैंक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई इज एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह कंसिडर्ड आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पर्सनैलिटी? उन्हें एक मिसाल क्यों कहा जाता है, एक आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पर्सनैलिटी क्यों कहा जाता है, वो बताना है हमें, ठीक है. एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह हैड सक्सेसफुली लेड अ यंग IAF ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वॉर. तो इधर उन्होंने क्या कहा कि जो एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह है उन्होंने सक्सेसफुली एक यंग टीम लीड की थी, ठीक है. मतलब वो एक्सपीरियंस थे, बट उनकी जो टीम थी, जो पर्सनल्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो बहुत यंग थे और सक्सेसफुली लीड थी, मतलब वो जीते थे वो वॉर. 1965 का जो वॉर था पाकिस्तान के साथ, वो जीते थे, ठीक है. और वन साइडेड जीते थे, मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है. और पाकिस्तान को तो तभी अमेरिका का भी सपोर्ट था और उनके मिलिट्रीज भी इक्विप थे, फिर भी पाकिस्तान हार गए थे. तो आप जस्ट सोचो कि क्या लीडरशिप क्वालिटी रहेगी अर्जन सिंह की. बिसाइड्स ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग फ्लोन ओवर मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स. तो इधर क्या कहा है कि उन्हें इतना एक्सपीरियंस था कि उन्होंने 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स पहले ही उड़ा चुके थे उनके लाइफ में, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है. एज ही इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेज थ्रू द ईयर्स और हिज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द IAF, हेंस ही इज़ कंसिडर्ड एज आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पर्सनैलिटी. तो इधर क्या कहा है कि वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ठीक है, सभी इंडियन एयरफोर्स की टीम को, जो पहले भी थे और अभी भी है, ठीक है. और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन एयरफोर्स के लिए वो रिमार्केबल है, मतलब बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है. तो इसलिए उन्हें आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है. और ये एक्चुअली एक मिसाल है, अभी के पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है अर्जन सिंह. बिकॉज मैंने तो कोई ऐसा आदमी नहीं देखा
जिसने इतना इम्पैक्ट किया है किसी भी एयरफोर्स के एम्प्लॉय को या उनके डिपार्टमेंट को, तो बहुत कुछ सीखने जैसा है इनसे। देन क्या है, एट वॉट एज डिड अर्जन सिंह बिकम अ स्क्वाड्रन लीडर, कौन सी एज में वो एक स्क्वाड्रन लीडर बने, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, ही बिकेम अ स्क्वाड्रन लीडर एट द एज ऑफ 25, मतलब ये भी बहुत यंग एज में वो बन चुके थे। देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट एनेबल्ड अर्जन सिंह टू रिसीव द DFC अवार्ड, अर्जन सिंह को DFC अवार्ड क्यों मिला। सो इन 1944 अर्जन सिंह लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अराकन कैंपेन। तो 1944 में अर्जन सिंह ने एक स्क्वाड्रन लीड किया था, मतलब एक मिलिट्री कैंप लीड किया था, ठीक है, उसके पर्सनल्स का अगेंस्ट टू जापानीज पीपल। और कौन सा कैंपेन था, अराकन कैंपेन था। एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस अलाइड फोर्सेस टू यंगून, और फिर कहाँ पे असिस्ट किया वो एडवांस फोर्सेस को, यंगून में, जो आज का रंगून है वो। सो यही कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से उन्हें DFC अवार्ड मिला, ठीक है। देन नेम द फॉलोइंग है यहाँ पे, अवार्ड कन्फर्ड अपॉन सिंह इन 1944, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि 1944 में कौन सा अवार्ड मिला था, DFC, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड मिला था उन्हें। फिर जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्या है, शिक्षा, 2 एयरक्राफ्ट, कौन से एयरक्राफ्ट से उन्होंने उड़ाए थे वो, एक तो नैट्स था, ठीक है, और वैम्पायर्स था। वो जी साइलेंट है, इसने नैट्स प्रोनाउंस करना है, और वैम्पायर्स था। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन सी थी, सुपर कंस्टिलेशन। ये मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब आपको इसके बारे में इन डिटेल बताया गया है मैंने, ठीक है, बता दिया इन शॉर्ट मैंने, तो वही। देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डिड अर्जन सिंह होल्ड द पोस्ट ऑफ AOC, AOC मतलब एयर ऑफिसर कमांडर, ठीक है। सो अर्जन सिंह हेल्ड द पोस्ट ऑफ AOC फॉर 7 years, 7 साल के लिए उन्होंने ये पोस्ट होल्ड की, मतलब वो पोस्ट पे थे। इनिशियली कभी थे, मतलब सबसे पहले 1949 टू 1952 तक, देन अगेन इन 1957 टू 1961 तक, तो ऐसे पहले 3 साल फिर 4 साल। व्हेन डिड सिंह अचीव अ यूनिक ऑनर, वाई, अर्जन सिंह को जो यूनिक ऑनर है, मतलब रिस्पेक्टेड ऑनर मिलता है ना, जो यूनिक मतलब सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, वो कभी मिला और क्यों मिला। सो सिंह अचीव्ड अ यूनिक ऑनर ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंस डे पे उनको एक यूनिक ऑनर मिला, लीडिंग अ फ्लाई पास्ट ऑफ ओवर 100 IAF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली। सो मतलब क्यों मिला, बिकॉज उन्होंने उनका जो एयरक्राफ्ट था उसे उड़ाया था रेड फोर्ट के ऊपर से इंडिपेंडेंस डे में हमारे, ठीक है, उड़ाते हैं ना, मतलब एज अ गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, तो इसलिए उन्हें एक यूनिक ऑनर मिला, कभी मिला, 15 अगस्त 1947 को। देन व्हाट यूनिक डिस्टिंक्शन डज सिंह हैव टू हिज क्रेडिट, मतलब लोग उनका अप्रिशिएट क्यों करते हैं, उनकी क्या पोस्ट है ऐसी, उनको क्या पोस्ट से सम्मानित किया गया था। सिंह हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज AOC ऑफ एन ऑपरेशनल बेस यूनिट, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम तक एयर ऑफिसर कमांडर रह चुके थे उनके यूनिट के, इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1957, ठीक है, मतलब 8 साल के लिए, एंड अगेन फ्रॉम 1957 टू 1961, और फिर 4 साल, मतलब 12 साल इन टोटल, तो वो काबिल तारीफ था, ठीक है। एनलिस्ट द रैंक्स हेल्ड बाय सिंह, तो अर्जन सिंह को कौन से रैंक से सम्मानित किया गया था। तो सिंह हेल्ड द रैंक्स ऑफ ग्रुप कैप्टन, पहले तो वो ग्रुप कैप्टन थे, फिर एयर कमोडोर थे, फिर एयर वाइस मार्शल थे, फिर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, देन एयर मार्शल, एंड फाइनली मार्शल ऑफ एयर फोर्स, ओके। व्हाट अपहिल टास्क डिड सिंह फेस व्हेन ही टुक ओवर एज एयर मार्शल, तो जब भी वो एयर मार्शल बने तब उनको क्या टास्क से फेस होना पड़ा था, मतलब क्या ऐसा अपहिल टास्क था, सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या था उनके लिए। When Arjan Singh took over as Air Marshal, he faced the uphill task of rebuilding IAF and gearing it up to meet new challenges. तो उनका यही टास्क था कि उन्हें पूरा इंडियन एयरफोर्स रीबिल्ड करना था फिर से, ठीक है, फिर से बनाना था, एंड नए नए चैलेंज से जूझना था, मतलब ही हैड टू फेस न्यू चैलेंजेस, तो यही उनका अपील टास्क था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नरेट एन इंसिडेंट ऑफ सिंग्स ब्रेवरी एंड वैल्योर। तो उधर क्या बोला है कि आप एक कोई तो इंसिडेंट बताओ जो प्रूव करते हैं कि अर्जन सिंह बहुत ही ब्रेव थे, ठीक है।
So in 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armored thrust targeted at the vital town of Akhnur, Singh led IAF through the war with courage, determination and professional skill. तो इधर क्या बोला है कि 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, ठीक है, एक अटैक लॉन्च किया ग्रैंड स्लैम पे और हमला किया अखनूर पे, जो कि इंडिया का सबसे वाइटल टाउन था, सबसे इम्पोर्टेंट टाउन था, तब अर्जन सिंह ने ही इंडियन एयरफोर्स को लीड किया था और उन्होंने बहुत धैर्य से, डिटर्मिनेशन से और प्रोफेशनलिज्म से और इनफैक्ट अच्छे स्किल सेट से लीड किया था इंडिया को. डिस्पाइट ऑल द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर, ही इंस्पायर्ड IAF टू गेन विक्ट्री. तो उनने क्या कहा कि सामने से भारी भक्कम हमला हो रहा था, ठीक है, फुल स्केल पे हमला हो रहा था, बट फिर भी उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को विक्ट्री दिला दी. तो ऐसा उनका रुबाब था, ऐसा उनका जज्बा था कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, इनफैक्ट बहुत ही करेजियस थे. प्रोफेशनलिज्म तो उनमें टूट पड़ी थी और उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ का तो कोई जवाब ही नहीं था, ठीक है. देन व्हाट वाज सिंग्स जॉब प्रोफाइल टिल द एंड ऑफ हिज टेन्योर. तो उनका क्या जॉब प्रोफाइल था उनका टेन्योर ख़त्म होने तक. तो सिंह लेड IAF ड्यूरिंग द वॉर, ये तो आपको पता है. अर्जन सिंह ने इंडियन एयरफोर्स को लीड किया था वॉर के ड्यूरिंग, इंडिया पाकिस्तान वॉर के ड्यूरिंग. ही रिमेन्ड द फ्लायर विजिटिंग बेसिस यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद स्क्वाड्रंस. तो वो लास्ट तक एक फ्लायर ही बने, मतलब वो पायलट ही थे, ठीक है, उनके स्क्वाड्रंस के साथ, मतलब उनके मिलिट्री यूनिट के साथ, ठीक है, एयरफोर्स की यूनिट के साथ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई वॉज द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कॉन्फर्ड अपॉन सिंह. तो उन्होंने क्या कहा कि जो मार्शल का जो उनको रैंक मिला था वो कॉन्फर क्यों किया था, ठीक है. कॉन्फर मतलब उन्हें क्यों दिया गया था, ठीक है. सो आंसर क्या है, अर्जन सिंह had been a source of inspiration to all personnel of the armed forces through the years, hence the rank of Marshal of Air Force was conferred upon him. तो इधर उन्होंने क्या कहा कि अर्जन सिंह बहुत टाइम से एक इंस्पिरेशन बन चुके थे सभी जो एम्प्लॉयज़ है, पर्सनल्स थे आर्म फोर्सेस के, उनके लिए. उसकी वजह से उन्हें वो टाइटल दिया था, वो रैंक दिया था इनफैक्ट मार्शल का. वॉट अदर इम्पोर्टेंट पोजिशंस डिड अर्जन मार्शल सिंह होल्ड आफ्टर इट्स रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद उन्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिले. तो आफ्टर इज रिटायरमेंट इन 1969 क्या हुआ, पहले तो उन्होंने एम्बेसडरशिप एक्सेप्ट की स्विट्ज़रलैंड की, ठीक है. फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने दिल्ली के, कभी दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990 तक, मतलब एक साल के लिए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने दिल्ली के. पहले एम्बेसडरशिप स्विट्ज़रलैंड की, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. तो ये उनके अचीवमेंट्स थे इवन आफ्टर रिटायरमेंट. मतलब आप देख ही सकते हो कि कैसे इंसान थे वो, इनफैक्ट कितने रिस्पेक्टेड थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अभी कंप्लीट द फॉलोइंग है, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सिंह इंस्पायर्ड IAF टू विक्ट्री डिस्पाइट कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर. ये अभी हम लोग ने आंसर में किया था कि सामने वाले कंट्री ने इतना अटैक करने के बावजूद भी सिंह ने इंडियन एयरफोर्स को विक्ट्री दिलाई थी. देन सेकंड क्या है, सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण. क्यों अवार्ड किया था, प्रेस्टिजियस अवार्ड से, पद्म विभूषण से, फॉर हिज अस्ट्यूट लीडरशिप, मतलब उनकी कमाल की लीडरशिप की वजह से, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को कभी वॉर के ड्यूरिंग, ठीक है. तो ये तो कंप्लीट द सेंटेंसेस थे. अभी पर्सनल क्वेश्चंस, मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है. व्हाट पर्सनैलिटी ट्रेट्स शुड द आर्म फोर्सेस पर्सनल पजेस अकॉर्डिंग टू यू. मतलब आपके हिसाब से एक आर्म फोर्स की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से एक आर्म फोर्स की, ठीक है. आपका ओपिनियन मैटर करता है यहाँ पे. तो अकॉर्डिंग टू मी आर्म फोर्स पर्सनल शुड पजेस फोरसाइट. उनकी एक अच्छी फोरसाइट होनी चाहिए, ठीक है. मतलब उनकी जो दृष्टि बोलते हैं ना, मतलब नज़र तेज़ होनी चाहिए, ठीक है. फिर लीडरशिप स्किल्स चाहिए उनके पास, मतलब कुछ भी हो लीडर आगे होना चाहिए उनके, ठीक है. ही शुड पजेस सम लीडरशिप स्किल्स, मतलब कैसे वो लीड करते हैं किसी भी सिचुएशन को, वो भी इम्पोर्टेंट है. देन नेवर से डाई एटीट्यूड, ठीक है. मतलब कुछ भी हो मरते दम तक लड़ना है कंट्री के लिए, ऐसा एटीट्यूड चाहिए, नेवर से डाई एटीट्यूड. फियरलेसनेस, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है.
देन एंड अबव ऑल द विल टू पुट वंस कंट्री बिफोर वन सेल्फ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किसी भी आदमी से पहले अपनी कंट्री को रखने चाहिए, वो कि देश के लिए कुछ भी करना है, ठीक है। जो पर्सनल्स है वो तो आते ही रहेगा, बट देश के लिए आखिरी दम तक लड़ना है, देश को पहले रखना है, फिर बाद में सब पर्सनल्स या लोगों की चिंता करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एटीट्यूड पजेस करना चाहिए अगर कोई भी आर्म फोर्स का पर्सनल हो तो ये तो मेरा ओपिनियन था, आप अपना ऑब्वियसली दे सकते हो। डू यू थिंक अवार्ड्स एंड ऑनर्स कन्फर्ड अपॉन मिलिट्री पर्सनल आर एसेंशियल, वाई? तो यहाँ पे ऐसे पूछा है कि जो मिलिट्री पीपल को, मतलब जो मिलिट्री पर्सनल्स को, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो अवार्ड्स मिलते हैं वो देना ज़रूरी है क्या, और अगर हाँ या ना तो क्यों, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, येस आई स्ट्रांगली फील द अवार्ड्स एंड ऑनर्स कन्फर्ड अपॉन मिलिट्री पर्सनल आर एसेंशियल, देना ही चाहिए। बट ऑब्वियस है, मुझे तो स्ट्रांगली ऐसे लगता है, क्यों? बिकॉज दे आर अ मार्क ऑफ रिकग्निशन ऑफ द ब्रेव डीड्स, बिकॉज वो लोग अपने होशियारी के मिसाल के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बॉर्डर पे खड़े रह कर लड़ना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। आज वो लड़ रहे हैं इसलिए हम लोग सेफ है यहाँ पे, ये कभी मत भूलो। इट बूस्ट देयर मोरल एंड गोज टू शो द एफर्ट्स दैट आर एक्नॉलेज, तो उनका जो मोरल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट होता है वो अवार्ड से, ठीक है, और काबिल तारीफ़ है, एक्नॉलेजिंग है। इट इज़ अ स्मॉल गेस्चर टू शो दैट वी वैल्यू द कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कीपिंग अस सेफ, तो इन्होंने भी यही कहा है कि एक स्मॉल गेस्चर है कि ये अवार्ड्स दे के हम लोग एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उनको देते हैं और एक तसल्ली देते हैं कि आपकी वजह से हम लोग यहाँ पे सेफ है। इवन इफ सम अवार्ड्स आर गिवन टू द पर्सनल posthumously, it acts as an inspiration to others and as a token of appreciation that is preserved by the family of the martyr for a lifetime in the memory of their brave loved one। तो इधर क्या कहा है कि ये अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं? एज एन एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब जो यंग पीढ़ी है वो इंस्पायर हो, इन सब से अप्रिशिएट करे, ठीक है। उनकी फैमिली है उनको भी बहुत अच्छा लगे, जो मार्टर्स है, मार्टर्स मतलब जो अपनी कुर्बानी देते हैं देश के लिए, जो वॉर के ड्यूरिंग जो मरते हैं ना लोग, उन्हें मार्टर्स कहते हैं। तो उनके फैमिली को भी एक तसल्ली हो कि मेरे बेटे की वजह से देश का कुछ तो भला हुआ है, ठीक है। और वो लाइफ टाइम मेमोरी रहती है उनके पेरेंट्स को भी कि मेरे बेटे ने देश के लिए ये सब किया है। तो मेरे ख्याल से तो अवार्ड्स बिल्कुल देने चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट इन शॉर्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। और आपको क्या लगता है? आई होप कि आपको भी वही लगता होगा, बिकॉज आसान नहीं है 16-17 साल में इंडियन आर्मी की तैयारी करके इंडियन आर्मी ज्वाइन करना और इतने कम उम्र में देश के लिए कुर्बानी देना। दैट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। आजकल आप देखते ही होंगे कि क्या चल रहा है वही एज में, तो आप कंपेयर कीजिए कि वो लोग कितना मतलब स्ट्रॉन्ग होगा उनका दिमाग, ठीक है, उनका माइंडसेट कितना क्लियर होगा, उनका विजन भी कितना क्लियर होगा, ठीक है। तो इट इज़ मच अप्रिशिएटेबल एंड उन्हें बिल्कुल अवार्ड देने चाहिए, ठीक है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ कंट्री। भी बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी, वाई डू यू थिंक मैनी यंगस्टर्स आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स जॉइनिंग द आर्म फोर्सेस? आपको ऐसे क्यों लगता है कि जो यंगस्टर्स है आजकल के वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, मतलब उन्हें वो जाना नहीं चाहते आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए? मतलब ज़्यादातर यंगस्टर्स इनफैक्ट क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते आर्म फोर्सेस? तो करियर विद आर्म फोर्सेस डज नॉट अट्रैक्ट द यूथ टुडे एज इट इज़ अ लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप्स। तो बट ऑब्वियस नहीं जाना चाहते आजकल के यूथ, बिकॉज वहाँ पे लाइफ बहुत टफ है, हार्डशिप्स मतलब बहुत कठिनाइयाँ है वहाँ पे। नॉट मैनी अडॉप्ट अ लाइफ स्टाइल वेयर लाइफ इज़ अनसर्टेन। ज़्यादातर लोग अच्छी लाइफ चाहते हैं, ठीक है, सिक्योर लाइफ चाहते हैं। कोई लोग मतलब बहुत रेयर लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें देश के लिए कुर्बानी देने का मौका मिलता है इनफैक्ट, और वो वहाँ जाते हैं। मोर एवर द सिविलाइज्ड वर्ल्ड हैज़ बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड अ सिक्योर्ड लाइफ। तो इधर वही कहा है कि जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, मतलब यही अपना जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है, बिजनेसमैन, जो जॉब्स सीकर्स है, ठीक है, जो कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स है, तो उन्हें एक अच्छा करियर मिलता है और एक सिक्योर्ड लाइफ मिलती है, तो इसलिए वो वहाँ जाते नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स अफेक्ट फैमिली लाइफ, ठीक है। अगर अभी इंडियन आर्मी में कैसे रहता है कि आपका ट्रांसफ़र होते रहता है हर 2-3 साल में, तो इससे क्या होता है फैमिली लाइफ भी अफेक्ट होती है, ठीक है। घर वाले चिंता करने लगते हैं। और जॉब विद आर्म फोर्सेस इज़ अ लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो इधर क्या कहा है, जो आर्म फोर्सेस का जॉब है
वो एक लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट रहता है, जो लोग ज़्यादातर नहीं समझ पाते हैं इसको। बिकॉज आप ही एक इमेजिन करो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो के 10 करोड़ कमा रहे हैं और आप एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर हो, तो आप सारे देशवासियों का आशीर्वाद भी कमाते हैं, ठीक है। फिर आपको फैसिलिटीज़ भी रहता है गवर्नमेंट से, फिर आपको रिटायरमेंट भी बहुत अर्ली एज में मिलता है, ठीक है। और आपका लाइफ बहुत बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि लोग लैक करते हैं, ठीक है, लोग नहीं समझ पाते। बिकॉज आजकल का वर्ल्ड एक्चुअली बहुत बायस हो गया है, बहुत डिस्क्रिमिनेटरी हो गया है, तो वो लोग ये अचीवमेंट नहीं पहचान सकते इन शॉर्ट, ठीक है। बिकॉज देश के लिए कुर्बानी देना मतलब वो अलग ही सेटिस्फेक्शन रहता है उसमें, ठीक है, जो हर किसी के नसीब में नहीं रहता है। जॉब होपिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, सो द इंडियन यूथ टुडे प्रीफर्स नॉट टू टेक अप अ जॉब विद द आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पे वही बोला कि उन्हें इतने हार्डशिप्स नहीं सहन करने होते हैं, तो इसलिए आजकल का यूथ नहीं प्रीफर करता है आर्म फोर्सेस में जॉब के लिए, ठीक है। जो रहते हैं वो लोग, वो अलग ही किस्म के लोग रहते हैं, वो मतलब दे आर क्वाइट पेट्रियोटिक। मुझे ऐसे नहीं कहना है कि आप लोग पेट्रियोटिक नहीं है, बट आप ही समझो अभी कि 15-16 ईयर की उम्र में आर्मी ज्वाइन करना वो कितना बड़ा अचीवमेंट है। बिकॉज देश के लिए कुर्बानी, आजकल के यूथ ही मर रहे हैं, जो मार्टर्स है, ठीक है, जो बॉर्डर पे मर रहे हैं। अगर आपने स्टडी किया तो 22-23 एज के लोग मर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है इनफैक्ट, ठीक है, कंट्री के लिए भी और उनके फैमिली के लिए भी। अभी फाइनल क्वेश्चन है पर्सनल रिस्पॉन्स का। व्हाट पर्सनैलिटी ट्राइट्स ऑफ अर्जन सिंह इम्प्रेस यू द मोस्ट एंड वाई? तो अर्जन सिंह के बारे में आपको क्या ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है और क्यों? मतलब क्या क्वालिटीज़ है उसके, ठीक है। आई एम इम्प्रेस्ड बाय अर्जन सिंह ब्रेवरी एंड वैल्यूअर, ये तो होना ही चाहिए। मैं क्यों इम्प्रेस्ड हूँ? बिकॉज अर्जन सिंह इतने ब्रेव थे, ठीक है। ही नेवर लॉस्ट होप इवन इन द फेस ऑफ ग्रेट चैलेंजेस एंड गाइडेड IAF टूवर्ड्स विक्ट्री। उन्होंने इतने चैलेंजेस में भी होप नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी और इंडियन एयरफोर्स को विक्ट्री दिलाई। ही वॉज ट्रूली अ हीरो हु डिस्प्लेड करेज, डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल, लीडिंग द अदर पर्सनल एंड इंस्पायरिंग टीम टू गिव द बेस्ट। तो उन्होंने यही कहा है कि वो एक ट्रूली हीरो थे, बिकॉज उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ, करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ जो दूसरे उनके जो ये थे, जो पर्सनल्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनको लेके उनको इंस्पायर करके बेस्ट दिया है और विक्ट्री दिलाई इंडो पाक वॉर में। ओनली अ मैन विथ एन अटमोस्ट पैशन एंड विल टू रिस्क हिज लाइफ फॉर द कंट्री कैन परफॉर्म सच डेयरिंग टास्क। तो इधर वही कहा है कि जिस आदमी में पैशन हो इतना कंट्री के लिए, और जो अपनी लाइफ की भी कुर्बानी दे सकते हैं कंट्री के लिए, वही ऐसे डेयरिंग वाले टास्क कर सकता है, जो कि अर्जन सिंह ने करके दिखा है। ओके, सो अभी बहुत ही ईजी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ही ईजी है, इनफैक्ट कंप्लीट करना है टेबल, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, कभी बॉर्न हुए थे अर्जन सिंह? 15 अप्रैल 1919। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ था? लालपुर में बॉर्न हुए थे। पहला असाइनमेंट कौन सा था? फ्लाइंग वेस्टलैंड वापीटी बाईप्लेन्स इन द वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये मैंने चैप्टर सिखाया था, तब सब मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। वेस्टलैंड वापीटी बाईप्लेन से गए थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। प्लेस ऑफ एजुकेशन, कहाँ पे एजुकेशन किया था? मॉन्टगोमेरी में, ठीक है, मॉन्टगोमेरी स्कूल में। कहाँ पे था? पाकिस्तान में, ठीक है। फिर वेब डायग्राम कंप्लीट करना है। अभी अर्जन सिंह के क्वालिटीज़, सिंह पर्सनैलिटी कैसी थी? एक तो इंस्पायरिंग है, ठीक है, सबको इंस्पायर करते हैं वो। फिर फियरलेस है, बिल्कुल डरते नहीं। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बहुत कम बोलते हैं और नॉलेजेबल है, ठीक है, बहुत सारा नॉलेज है उनके पास। अभी फाइनल पार्ट हमारे ये सेशन का, तो फिल इन द वेब है फिर से। तो वही है क्वालिटीज़ है अर्जन सिंह की। तो एक तो डिटर्मिनेशन है, बहुत डिटरमाइंड है वो अपने काम से, ठीक है। नेवर से डाई एटीट्यूड, वो मैंने बताया आपको, आखिरी दम तक लड़ना। ब्रेवरी, बहुत होशियार थे। रिस्क टेकिंग, अगर रिस्क नहीं ली होती तो इतनी बड़ी जंग नहीं जीतते, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, बहुत रिस्क लेते थे लाइफ में। और एफिशिएंसी, मतलब बहुत मेहनत करते थे, ठीक है, कोई भी चीज़ तक पहुंचने के लिए, कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए, इन शॉर्ट, ठीक है। तो अभी क्या है, रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट फिल करना है। तो मेंबर ऑफ नंबर 1 RAF, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, फिर एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडर,
ग्रुप कैप्टन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। तो ये तो आपका ही काम है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज आपको इन शॉर्ट सिर्फ फ्लो चार्ट भरना है वो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा इनफैक्ट, और आपके जो भी कुछ डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो वील मीट अगेन विथ अ न्यू चैप्टर। ओके, बाय।